हम लोग आज अपना जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा और ये जाना कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के और इतनी सारी व्यवस्थाएं रची, यानी कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी इन सब चीज़ों से लड़े। अहमदाबाद आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, रॉलेट एक्ट कैसे आया तो उसके संबंध में उन्होंने क्या किया, उनकी गिरफ्तारियां किस प्रकार से हुई। उसके बाद से सबसे दुखद और दर्दनाक घटना यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें क्या हुआ, किस प्रकार से हंटर आयोग की गठन हुआ, फिर से किस प्रकार कांग्रेस ने अपनी जांच समिति की स्थापना करी और उसमें क्या क्या किया, ये हम लोगों ने देख लिया है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो खिलाफत आंदोलन था वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से सहायक बना, किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम जो है वो एकजुट हो पाए। जो हिंदू मुस्लिम जो थे वो कब से एक दूसरे के विरोधी बने बैठे थे, लेकिन एक खिलाफत आंदोलन के आने से इनके अंदर की जो भावनाएं थी वो एकजुट हो गई। वे लोग एक साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लग गए और ये गांधी जी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर पड़ा। किस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ चालाकी के साथ में इस घटना का फ़ायदा उठाया, ये भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चलिए हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन हुई, घटना हुई कब थी। तो ये घटना 1919 से लेकर 1924 के बीच की ये घटना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो ये जो घटना थी वो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तुर्की जो था वो मित्र देश के विरुद्ध था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की मित्र देश के विरुद्ध था। देखिए, इसका भारत के मुसलमानों से क्या संबंध है या भारत से इसका क्या संबंध है। देखिए हुआ क्या ना कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो थे उन्होंने तुर्की साम्राज्य को ये कहा था कि हम जो है वो तुर्की साम्राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत कार्य किया। उन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट लड़ रहा था और जर्मनी का साथ दे रहा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया। जब जर्मनी पराजित हो जाता है तो जो ये ऑटोमन साम्राज्य था, जो मतलब 1299 ईस्वी से ये चली आ रही है ये घटना, और ऑटोमन साम्राज्य के को ना भारत का हर मुस्लिम अपना खलीफा मानता था। उसका जो राजा था उसको अपना खलीफा मानते थे ये लोग। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में ये हार गया तुर्की, तो जर्मनी हार गया तो तुर्की भी हार गया, तुर्की उसके साथ में था। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य ने जब देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य को तो ब्रिटिश की सरकार को तो ये चाहिए थी कि वे भारतीय उनके साथ लड़े युद्ध में, क्योंकि उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो ऐसे तो वो सहयोग मिलेगा नहीं, क्योंकि हिंदू तो फिर भी साथ दे देंगे, मुस्लिम साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन तो तुर्की के अगेंस्ट लड़ रहा था, तुर्की के विरुद्ध में था ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन अच्छी तरह से जानता था उन्हें भारतीय मुसलमानों को अगर साथ लेना है तो उन्हें कोई ना कोई लालच तो देनी होगी। तो उन्होंने लालच के रूप में कहा कि तुम डरो मत, तुम सभी मुस्लिम जो हो वो डरो मत, हम भले ही तुर्की के अगेंस्ट लड़ रहे हैं लेकिन हम किसी भी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम युद्ध लड़ेंगे, हम जर्मनी को हराएंगे, लेकिन हम इन्हें कुछ नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? ये बात ब्रिटेन ने कही। लेकिन वो तो जो कहते हैं थे वो करने वाले कहाँ थे। तो हुआ क्या, जब युद्ध जीत गया ब्रिटेन तो उसने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य पे बहुत ही कड़ी संधि लगा दी, बहुत ही कड़ी संधि की शर्तें रख दी। और ये संधि की शर्तें सीवर्स की संधि के तहत हुआ। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब उसने विपरीत किया तो मुसलमान जो थे वे क्या हो गए, मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। ठीक है, अब तो तुर्की के लिए सोचने लगे करिए, तो उन्होंने कहा कुछ और कर कुछ रहे। अब तुर्की का क्या होने वाला है, इस वजह से मुसलमान तुर्की के साथ में हो लिए। और जब तुर्की के साथ हो लिए तो गांधी जी को उस समय दिखा कि ये समय जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बात गांधी जी को लगा। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए तो आखिर में मुसलमानों को किसी ना किसी का साथ तो चाहिए था। तो उन्हें गांधी जी को लगा क्यों ना हम इस समय इनके साथ खड़े हो जाए तो ये मुसलमान जो है हमारे साथ हो जाएंगे। और ये जब मुस्लिम और हिंदू एक हो जाएंगे तो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ने में सहायता होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बस वही हाल था। इसीलिए गांधी जी ने इस अवसर का बड़ा ही अच्छे से फ़ायदा उठाया।
होता क्या है, 17 अक्टूबर की ये घटना, 17 अक्टूबर 1919 को इन लोगों ने खिलाफत दिवस मनाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हम जो है वो आप जो हमारे खलीफा के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम इस बात को लेकर के खिलाफत दिवस मनाएंगे, इस घटना को लेकर के। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और इसमें जो सदस्य थे, मेन जो सदस्य थे, वे अली बंधु थे। अली बंधु में कौन कौन थे? अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इनके साथ भी और सारे लोग थे। वो कौन थे? तो वे थे हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सभी थे। इसके बाद क्या होता है कि 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? तो महात्मा गांधी करते हैं, क्योंकि अब तो खलीफा का जब ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ब्रिटेन जो था वो बहुत ही कड़ी शर्तें लगा देता है ऑटोमन साम्राज्य पर, उसके सेना को बांट देता है, उसके क्षेत्रों को बांट देता है, यहाँ तक कि उनके क्षेत्रों को बांट करके किसी दूसरे ये सभी ब्रिटेन को सौंप देता है, फ्रांस को सौंप देता है। इस तरीके से जब वो करता है तो ये सभी चीज़ें और खलीफा के ना पद को भी वो समाप्त करने की घोषणा कर देता है। ये सारी चीज़ों को देख करके जो था तुर्की भारतीय मुसलमान इस बात को लेकर डर चुके थे। तो इस वजह से ये सारे के सारे भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो चुके थे कि ये तो हमारा साथ दे नहीं, इसने कहा कुछ और किया कुछ। तो होता क्या है इसके बाद से कि 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो वायसराय से मिलने जाता है, इसी बात को लेकर के आपने जो वादा किया था वो आप वादा निभाइए, आप वादा कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन ये तो भाई ब्रिटेन की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, खाली हाथ इनको लौटना पड़ा। और इस वजह से ये क्या होता है कि 10 अगस्त को, कब? तो ये जो यहाँ घटना है ये 10 अगस्त है। ये घटना कब की है? ये घटना है 10 अगस्त की। ठीक है, 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि होती है और इस सीवर्स की संधि का बहुत ही बुरा परिणाम निकलता है। ऑटोमन साम्राज्य को जो है वो पूरी तरीके से उसे नष्ट करने की कोशिश की जाती है, उन पे कर्जे लाद दिए जाते हैं, उनके भागों को तोड़ा जाता है। इस वजह से खिलाफत कमेटी जो थी वो विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बुलाती है, बोलती है कि 1920 को तुर्की भेजती है। खिलाफत कमेटी जो है वो तुर्की की मदद के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को कहाँ भेजती है? तुर्की भेज देती है 1920 में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे वे इस मंडल की उपेक्षा करते हैं। होता क्या है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है वे ऑटोमन साम्राज्य जो है इसके अगेंस्ट जाती है। जब वो ब्रिटेन जो था वो जब तुर्की साम्राज्य को के ऊपर, ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर कड़ी शर्तें लगाता है, सीवर्स की संधि लाता है, तो होता क्या है कि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे वो उस समय के वहाँ के उस समय के वे अधिकारी थे। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे वे क्या करते हैं कि वे कहते हैं कि नहीं, हम जो है आप इनके विरुद्ध वो करते हैं, वे अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं और लड़ाई में वो जीत जाते हैं। ठीक है, उस समय जो राष्ट्राध्यक्ष थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, वे जीत जाते हैं। तो फिर वे इस बात का विरोध करते हैं, जिस वजह से ये देख चुके थे कि हम इन लोगों ने तो हरा दिया था ब्रिटेन को, तो इस वजह से निश्चिंत थे। और जब ये बात मुस्लिम जब तुर्की को भेजते हैं, ये बात अपने लिए प्रतिनिधिमंडल, तुर्की की मदद के लिए प्रतिनिधिमंडल जब भेजते हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है इस मंडल की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हमें धर्मनिरपेक्ष देश की ज़रूरत है, अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम कोई खलीफा नहीं मानेंगे। ये बात ये कहते हैं कि हम धर्म विहीन राज्य बनाएंगे, जहाँ हर एक धर्म, किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, ये बात ये कहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, 3 मार्च 1924 को खुद जो है खलीफा का जो पद है ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है, खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, खलीफा का पद इन लोगों ने समाप्त कर दिया। और इसकी वजह से क्या होता, मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ से टर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करना चाहते थे। मित्र राष्ट्रों के साथ नई संधि ये कर लेते हैं। ये जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा मित्र राष्ट्रों के साथ एक नई संधि करते हैं, जिसके तहत वे जो है अपने राज्यों को बंटवारा नहीं करेंगे, अपने हित की बात वो करते हैं संधि के तहत में। अब इसका असर क्या हो जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
और जब खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया तो भारत के जो मुसलमान थे वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं। इस वजह से गांधी जी तब सुझाव देते हैं कि देखो, अब तो हम लोग ये सोच करके लड़ रहे थे कि हम लोग ब्रिटेन के विरुद्ध जाने के लिए हम लोग तुर्की को तुम लोग मान रहे थे, तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं रह गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को डायरेक्ट असहयोग आंदोलन का क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास एक ही मात्र रास्ता है अगर हमें ब्रिटेन से लड़ना है। और ब्रिटेन को भी मुसलमानों को भी दिख गया कि जिस तुर्की के लिए हम लोग इतना सोच रहे थे वो तुर्की भी हमारा साथ नहीं दिया और ब्रिटेन ने तो दिया ही नहीं। तो वो लोग भी गांधी की बात को समझते हुए कांग्रेस गांधी के साथ मिल जाते हैं और कांग्रेस का समर्थन करने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला लाजपत राय जी करते हैं। और इसी अध्यक्षता के समय में लाला लाजपत राय जो थे वे कांग्रेस में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने की ये बात कहते हैं कि अब हमें ना छुप छुप के नहीं कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हम जो बात कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन के भीतर ही हमें स्वशासन चाहिए, अब हमें वो नहीं चाहिए, अब हमें सब कुछ चाहिए, बिल्कुल खुले आम चाहिए। उनका कहना था कि अब हम स्वशासन नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि ब्रिटेन हमारे देश में रहे, नहीं, हम चाहते कि हमारे देश में ना रहे, हमें पूरा नियंत्रण चाहिए अपने भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि विधान परिषदों में हम बहिष्कार करेंगे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है, यही सितंबर 1920 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। होता क्या है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो बताया मैंने कि सितंबर 1920 ईस्वी में जो पारित हुआ असहयोग आंदोलन, और ये दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में, कहाँ, तो नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी जाती है, इसे फाइनल कर दिया जाता है। उसके बाद से इस असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, लाते कौन है, लिखा किसने इसके बारे में, तो गांधी जी ने लिखा, क्योंकि गांधी जी को अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके थे। ये गांधी जी को सुनहरा अवसर दिखा कि इस समय अगर कोई कार्यवाही की जाएगी तो सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है, क्योंकि संगठित हो गया पूरा भारत। इस वजह से तो एक वर्ष में, यहीं पे वो कहते हैं कि जब मेरे पास पूरा भारत एकजुट हो चुका है तो हम एक वर्ष में स्वराज पा लेंगे। ये बात गांधी जी इसी समय कहते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहते हैं। यानी अब क्या होगा, अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका राज होगा, हम भारतीयों का राज्य होगा। ये बात वो कहते हैं। इसके बाद से कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन, लेकिन इसी समय अचानक क्या होता है, कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो जो अब तक साधारण रूप से, शांति रूप से कार्य कर रही थी, केवल आवेदन करती थी, केवल अपील भेजती थी, ये सब करती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम जो है अपने रुख को बदलेंगे, अब हम कर नहीं देंगे सीधी कार्रवाई जो थी। अब उन्होंने कहा कि अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे, अब वैसा काम करेंगे जिससे डायरेक्ट ये बात ब्रिटेन के सरकार को पता चले कि हम विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो नीति में परिवर्तन आया, इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि जो एनी बेसेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना है, विपिन चंद्र पाल हैं, सर नारायण चंद्रावकर है, शंकर नायर है, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों को कांग्रेस की जो बदली हुई नीतियाँ थी इन लोगों को नहीं भाई। इन लोगों का कहना था कि नहीं, हमें कांग्रेस की नीति वही चाहिए जैसे कांग्रेस करती आ रही थी वैसी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को भांप लिया था कि जब तक इसी तरीके से लड़ेंगे सिर्फ, तो इतना आसान नहीं है कि हम ब्रिटेन से अपने देश को आज़ाद करवा पाए। तो इसके बाद क्या होता है, इस आंदोलन को ना दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसका पहला जो भाग था उसमें रचनात्मकता और दूसरा नकारात्मक। इसकी जो शुरुआत के समय में लेकिन होता क्या है, इसकी शुरुआत के समय में तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसकी जो रचनात्मक थे वो क्या था, इसका जो रचनात्मक कार्य था उसमें क्या था, उसमें था राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या फिर पंचायती अदालतें उसकी स्थापना की जाए। अब जो विश्वविद्यालय है जिसमें एक नियम था कि ब्रिटेन के अफसर जो हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को शिक्षा देंगे जिसकी उनकी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हमें चाहिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चाहिए जिसके माध्यम से अपने
हर भारत के नागरिक को शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा जो ये आप अस्पृश्यता लाए हैं, जो छूत है, छुआछूत, उसे खत्म करिए, हिंदू मुस्लिम एकता हो, स्वदेशी का प्रचार हो, कताई और बुनाई आगे बढ़े, हमें ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहना, उसके द्वारा स्थापित की कारखानों पर निर्भर नहीं रहना, भारत अपनी जो अपना रोजगार है उसे आगे बढ़ाई, ये बात उन्होंने कही। और जो नकारात्मक कार्यक्रम था उसमें क्या कहा गया, नकारात्मक में कहा गया कि जो सरकारी उपाधियां हैं, जो आप पत्रों को, प्रशस्ति पत्र को बांटते हैं, उसे लौटा दिया जाए। सबसे कहा गया, ये आह्वान किया गया कि आप सभी अपनी उपाधियों को लौटाइए, प्रशस्ति पत्रों को लौटाइए, सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को, अदालतों को, ये सब कहा गया कि ये सब के सब आप क्या करिए, बंद करिए। ये सारी बातें कही गई। इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा कहा गया कि आप सभी चीज़ का बहिष्कार करिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए, सरकारी उत्सवों, जो भी सरकार की ओर से उत्सव मनाया जा रहा है, जो वे समारोह का आयोजन कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करिए, कोई नहीं जाएगा उसमें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, स्वदेश का प्रचार करिए, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए, उसका प्रचार करिए। जितने भी पद हैं जो अवैतनिक है, जिससे हमारे देश में बंटवारा होता है, जिससे मतलब भेदभाव बढ़ता है, उसे समाप्त करिए। उस पद पे मत जाइए, उस पद पे हैं तो उसे छोड़िए। स्थानीय निकाय जो हैं उनमें नामांकित पदों से त्याग पत्र दीजिए। जितने भी स्थान में स्थानीय निकाय जिस पद पर आप हैं, उन सब से आप त्याग पत्र दीजिए। ये बातें इसमें कही गई थी, इस असहयोग आंदोलन के समय में कही गई थी। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई। अब हम जो हमारा जो है ये आज का असहयोग आंदोलन जो है हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने कल की क्लास में, कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को करा दिया उसे आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए और मतलब तैयारी करते रहिए और चीज़ों को ना थोड़ा अच्छे से लिखिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, वरना भूलने का डर रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि रोज़ रोज़ आपको नई नई वीडियोज़ मिलते रहे टाइम टू टाइम पे। और TPGT की वैकेंसी जो आने वाली है, मुझे पता है सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार से सिर्फ नहीं होगा, तैयारी भी चालू रखिए। मैं अपनी ओर से आप लोगों को सिर्फ फैक्ट दे रही हूँ, और जैसे थोड़ा जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, तो मैं सारी की सारी चीज़ों को लेकर के रिवीजन भी करवाऊंगी और प्लस PYQs भी करवाऊंगी न्यू पैटर्न के आधार पर। जो न्यू पैटर्न जो पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप PYQs लाऊंगी मैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ में। इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ और भी चीज़ों को हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे। तब तक ध्यान से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी जारी रखिए।